नमस्कार सभी को। मैं इप्शा अपने पॉडकास्ट कुछ अनकही कहानियाँ जहाँ हर कहानी कुछ कहती है, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज शीरोज ऑफ सोसाइटी के इस सेगमेंट में मैं मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपने मेहनत, जुनून और सपने से केवल अपने ही जीवन में बदलाव नहीं लाए, बल्कि अपनी जैसे हजारों महिलाओं को रोजगार के रूप में आर्थिक स्वतंत्रता दी। इसके अलावा जब हर तरफ बात हो रही है पर्यावरण में बदलाव की, तो उन्होंने पर्यावरण में बदलाव के लिए सार्थक कदम भी उठाए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंजलि जी की, जिनको प्यार से सब लोग जूट वाली अंजलि के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं कैसे एक जूट के छोटे से टुकड़े ने उनके जीवन में बदलाव ला पाए। तो सुनते हैं अंजलि जी की कहानी, अंजलि जी की जुबानी। तो सबसे पहले अंजलि जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत कीमती समय अपना हमें दिया और आज हम चर्चा कर पा रहे हैं जी। तो सबसे पहले जो मेरे प्रश्न की शुरुआत है वो यहीं से ही है कि ये जूट वाली अंजलि, इसके पीछे क्या कहानी है? ये कहानी, जूट वाली अंजलि की कहानी तो सिर्फ 1 महीना पुरानी है। भगवान की दया से पिछले 15 सालों में जी। कुछ भी किया हो बट नाम अच्छा कमा लिया। अक्सर ही लोग फ़ोन करते हैं, बोलते हैं जूट अंजलि जूट से बोल रहे हैं, जूट वाली अंजलि बोल रहे हैं। तो फिर इस तरीके के फीडबैक्स मिलते रहते थे और उत्तर प्रदेश में तो ये है, अगर किसी को जूट बैग चाहिए होता है तो अंजलि के यहाँ अंजलि वाला, तो इस तरीके की बातें अक्सर कान में पड़ती थी। तो उसी की वजह से एक अपना पर्सनल ब्रांड लॉन्च किया, जिसको हमने जूट वाली अंजलि का नाम दिया है। इंस्टाग्राम पे इस नाम से पेज भी स्टार्ट किया। उसमें बेसिकली एक महिलाओं के प्रति, उनके स्वास्थ्य के लिए और एक जनरल अवेयरनेस के तौर पर जूट वाली अंजलि की तरफ से इम्पोर्टेंट अपडेट्स उनको मिलते रहते हैं, इसलिए शुरू किया। बाकी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड है उसका नाम है जूट फॉर लाइफ। ओके मैम, ये जूट फॉर लाइफ मतलब क्या है और ये कितना टाइम हो गया इसको खोले हुए? कैसे शुरू करने का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? जूट फॉर लाइफ हमारा ब्रांड है। हमारी संस्था का नाम है जूट आर्टिजन्स गिल्ड एसोसिएशन। उसी को हम लोगों ने एक ब्रांड नेम देना उचित समझा पिछले 5 साल पहले। और ये कहानी शुरू हुई थी 15 साल पहले, जब हमने एक मशीन और एक महिला से काम शुरू किया। तब नहीं पता था कि इस स्तर पर पहुंच जाएगा ये काम, बट पहुंच गया और कई सारी महिलाओं को हमने लाभान्वित किया। पिछले 15 साल में 6,500 से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो ट्रेनिंग प्राप्त कर चुकी हैं। वो चाहें तो अपना खुद का रोज़गार उद्यम स्टार्ट करके भी काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। और तकरीबन 700 से ज़्यादा अभी मेरे साथ प्रेजेंटली जुड़ी हुई हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो कि अपने घर से, हमारे वर्क प्लेस से और जहाँ भी उनका समूह है वहाँ से वो काम करके एक अच्छी अर्निंग कमा रही हैं और उनको रोज़गार की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बहुत सुंदर बात है मैम। जब मैं किसी महिला को मतलब देखती हूँ ना कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, वो रोजगार कर रही है, कुछ पैसे कमा रही है, तो ये एक अलग तरीके से प्रेरणा देता है। आपको क्या लगता है कि एक महिला का आर्थिक रूप में स्वतंत्र होना कितना जरूरी है? आर्थिक से ज़्यादा मुझे लगता है मानसिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। मानसिक स्वतंत्रता होगी तो आर्थिक उसमें 4 चाँद लगा देगा। इतना डिसीजन, इतना बल होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया, ये समाज हम औरतों को पीछे खींचने की पूरी कोशिश करता है कि ये कुछ ना करें, सिर्फ घर का काम करें, घर के बच्चे पालें, बच्चों को पैदा करें और सिर्फ जो हम कहें वो करें। तो वहाँ पर आपकी मानसिक शक्ति का काम आता है कि अगर आप मजबूत हैं, थोड़ा सा स्टैंड ले सकते हैं अपना और आगे बढ़ते हैं, कुछ करने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो वहाँ पर ये आपका सशक्त करता है। उसके साथ-साथ जब आप उसकी वजह से जब आप आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं तो उसमें बढ़ोतरी होती है आपकी पर्सनैलिटी में, आपके कॉन्फिडेंस में। एक आत्मसम्मान आप अपना बचा के रख पाते हो, कोई भी आपको कुछ नहीं कह सकता और आपकी सुनी जाने लगती है। तो बहुत इम्पोर्टेंस है दोनों ही सशक्तिकरण की। तो मेरे ख़्याल से हर महिला को, सशक्त होते हैं हम लोग
बट फिर वही समाज और बंधन और हमारा कल्चर ऐसा है कि हम लोग हिम्मत नहीं कर पाते बाहर निकलने की, आगे बढ़ने की, और उसी साइकिल में, मशीनियत के दौर में हम लोग जीते रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि आर्थिक रूप से ज़्यादा हमें पहले मानसिक रूप से स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। जी। हमें ये दिमाग में लाने की ज़रूरत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तभी आप घर से निकल भी पाओगे। जैसा मैम मैंने आपके बारे में सुना था कि आप कॉर्पोरेट लाइफ आपका चल रहा था, आप जॉब कर रहे थे, आपने वो करियर छोड़ा, तो क्या उसके पीछे क्या कहानी है और कैसे इस लाइन में आप आ पाए? इस लाइन में आना तो मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि ये डिवाइन डिसीजन था, भगवान की इच्छा थी और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम कुछ अपना काम करेंगे, क्योंकि हमारे खानदान में, मेरे जानने में, मैंने कभी किसी को नहीं देखा बिजनेस करते हुए, इसलिए सोचा भी नहीं था। तो एक भगवान की इच्छा थी और मुझसे ये काम मुझे प्रारब्ध बनाना था कि मैं इतने महिलाओं के लिए कुछ कर पाती, कुछ कुछ जुगाड़ कर पाती उनको ऊपर उठाने के लिए। तो ये काम मुझसे ईश्वर ने करवाया, ये पूरा वही है और कुछ नहीं है। और जो रोज़ मेरे साथ होता है, जो चमत्कार होते हैं जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज आपके सामने भी मैं बैठी हूँ, तो ये सब उसी का एक रूप है कि आपकी अगर नीयत अच्छी है, कर्म अच्छे हैं और आप अपने फ़ोकस्ड हैं और एक किसी पैशन के वजह से अपने जुनून के साथ लगे हुए हैं किसी काम में, तो वो काम आपको आगे ही लेकर जाएगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप पीछे नहीं हटोगे। और एक स्टेज ऐसी आती है काम के दौरान, जब आप देखते हो कि चाहते हुए भी आप पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि आगे बढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन रह नहीं जाता। तो उसी पथ पे हम लोग भी चल रहे हैं। अच्छा अंजलि जी, जब आपने शुरुआत किया, है ना, जॉब छोड़ा, तो एक मंथली इनकम कुछ ना चाहे बड़ा हो, छोटा हो, लेकिन हर महीने आ रहा था। उस टाइम पे डर नहीं लगा कि एक काम शुरू करने जा रहे हैं, कहीं फेल हो गए हम, तब हम क्या करेंगे? इसके लिए बताऊँगी कि महिलाओं को ये डिसीज़न लेना मुझे लगता है कि ईज़ी होता है, अगर आपके घर में एक सपोर्टिंग इनकम चल रही है तो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, हस्बैंड अच्छी जॉब में थे, तो मैं ये निर्णय ले पाई। और फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा था कॉर्पोरेट लाइफ़ में, इतना कॉम्पिटिशन था, और वो रोज़मर्रा की केओस से मैं बाहर आना चाहती थी, कुछ ऐसा करना चाहती थी जो मुझे शांति दे पाए और दूसरों को का भला कर पाए। तो इसी वजह से निर्णय लिया, और फैमिली का पूरा सपोर्ट था। मेरे मम्मी-पापा ने मुझे भरपूर सपोर्ट किया मुझे आगे बढ़ाने में। तो एक फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आप अकेले नहीं लड़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते अगर परिवार साथ नहीं है। तो इसलिए मैं अपने आप को लकी मानती हूँ, और ये भी प्रभु की इच्छा थी कि मुझे ऐसा परिवार मिला। मेरे बच्चे भी इनफैक्ट मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, अभी छोटे हैं बट बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे हर काम में साथ देते हैं। बहुत अच्छा बात आपने बोला कि अगर हमारा पीछे फैमिली का सपोर्ट है ना, तो कोई भी महिला और इवन चाहे पुरुष भी है, कि अगर फैमिली का सपोर्ट है तो हम स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है। आज आपको अच्छा कैसा फील होता है जब आप देखते हैं आपने एक बहुत अच्छा जगह प्राप्त की है, और ये केवल अपने को या दूसरों को ही रोजगार देना नहीं हुआ, पर्यावरण के क्षेत्र में आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो इसके पीछे क्या था दिमाग में कि नहीं मुझे कुछ इस टाइप का करना है? कैसे सोचा कि जूट का काम करना है? और आज कैसा लगता है कि आप थोड़ा-सा जो हम लोग आज चमड़े में या पॉलीथीन या इस तरह की चीज़ों को ना यूज़ करके आप केवल जूट को आगे बढ़ा रही हैं? 2010 में जब मैंने ये स्टार्ट किया, उस वक़्त एक बज़ स्टार्ट हुआ ही था कि प्लास्टिक हटाओ और जूट को अपनाओ, कपड़े को अपनाओ। तो वो एक बज़ ने शायद कहीं इंस्टिगेट किया। दूसरा, मेरे फादर इसके पीछे मेन स्रोत हैं कि ये काम शुरू करने के। वो एक रिटायर्ड बैंकर हैं और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना एक एनजीओ स्टार्ट किया, जहाँ पर उनको रोज़गार परक ट्रेनिंग देने का नेशनल जूट बोर्ड से काम मिला था। तो उन्होंने तकरीबन लखनऊ और बाराबंकी की 500-700 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया था। तो मुझे अक्सर ये महिलाओं का से सामना होता था जो कि पापा से जॉब मांगने आती थी, लेकिन पापा तो एनजीओ थे उस वक़्त, और उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग लेनी थी और ट्रेनिंग देनी थी, ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट लेना था और देना था। तो वो उसके आगे वो बिज़नेस नहीं करना चाहते थे, ना कर सकते थे। तो वही वुमेन पावर को देखकर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम ये काम शुरू करें और इस काम को आगे बढ़ाएँ।
तो एक मशीन और एक शबनम परवीन जो कि आज हमारी संस्था की प्रेसिडेंट है, उसके साथ मिलकर हम लोगों ने काम शुरू किया। वो हमारे लिए एक लकी मैस्कॉट साबित हुई। पूरी भीड़ में सिर्फ एक वो थी जो उसने हामी भरी काम को करने की मुझ में विश्वास दिखाया, और हम लोग आगे बढ़े। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड भी जुड़ गए 3-4 साल बाद। उन्होंने भी अपनी जॉब, जब काम बढ़ रहा था तो जॉब उन्होंने क्विट की, वो भी जुड़ गए। और पापा का सपोर्ट, मम्मी का सपोर्ट तो था ही, तो ये आगे चलता रहा। और कैसा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, कभी कभी अजीब सा भी लगता है कि अगर खुद के भी हाथ खाली होते हैं ना, फिर भी हर वक्त दिमाग यही चलता रहता है कि किसकी कैसे मदद कर सकें। तो जो इस विचार की वजह से जो हम पीछे इम्पैक्ट कभी देखती हूँ, इम्पैक्ट क्रिएट करके आए हैं या जो आगे करने जा रहे हैं, तो वो बहुत गर्व का पल होता है और अच्छा लगता है। आज आपने जैसे बताया करीब 700 महिलाएं आपके साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, जो काम कर रही हैं आपके साथ में। तो उनकी लाइफ में किस तरीके से बदलाव ला पा रहे हैं आप? काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पहले हमारा एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना हुआ है एक गांव में, जो कि गवर्नमेंट फंडेड है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने उसको स्फूर्ति स्कीम के तहत फंड किया है। वहाँ पर 200-250 महिलाएं एक छत के नीचे काम करती हैं। जब हमने वहाँ काम शुरू किया तो महिलाओं को इकट्ठा करना या रोज़ आना उनका काफ़ी बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि गांव की जो महिला है वो ट्रेडिशनल होती हैं, 10 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और उनसे सब कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको ये काम करने हैं, चाहे वो व्रत हो, त्योहार हो, शादी है, खेत में कोई काम हो रहा है। तो इस तरीके की जिम्मेदारियों से अक्सर वो लोग जो है छुट्टी लेती थी, और एक शादी हुई तो पता चला पूरा गांव गायब है। इस तरीके के हालात थे। इस संस्था का मानना है कि जब किसी महिला को रेगुलर इनकम मिलती है तब उसकी स्थिति सुधरती है, और यही प्रयास में हम लोग निरंतर लगे रहते हैं। आज तक 15 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं मुझे याद है कि जब हमने सेंटर बंद किया हो कि आज काम नहीं है। और शायद यही वजह है कि इतनी सारी महिलाएं जुड़ती चली गई, और यही एक वजह है। इनफैक्ट हम लोग कोविड में भी काम कर रहे थे, तो जो महिला रोज़ घर में पीटी जाती थी, तो कोविड के दौरान उसके हस्बैंड जो हैं आलू छीलते हुए नज़र आए मुझे, उनकी हेल्प करते हुए नज़र आए, उनको काम पे छोड़ते हुए नज़र आए। हमने डोमेस्टिक वायलेंस को ज़ीरो किया इस वजह से। और वही धीरे-धीरे मैं खुद महसूस करती हूँ कि पहले उनको रोज़ आने में दिक्कत होती थी, लड़ाई झगड़ा, सबसे पहले कहा जाता था कि कोई ज़रूरत नहीं है काम पे जाने की। बट अब हमारे यहाँ रेगुलर अटेंडेंस है, लोग आते हैं और लोग जुड़ना चाहते हैं। और पहले संडे को नहीं आना चाहते थे वो, क्योंकि संडे को पुरुष घर पे रहता है। पर अब मैं जब भी हम लोगों का काम होता है तो वो महिलाएं मुझे सब के सब सेंटर्स पे दिखती हैं, और सब आ रहे हैं क्योंकि लोगों को दिख रहा है रेगुलर इनकम पाने की वजह से कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में उनकी स्टैंडिंग चेंज हुई है, उनके बातों का, उनके काम को महत्व दिए जाने लगा है। तो ये इम्पैक्ट है। बहुत सी लड़कियां अपनी पढ़ाई कर रही हैं, किसी ने शादी करी अपने बच्चों की, कोई घर पर रोज़गार शुरू कर रहा है, कोई बच्चों को अच्छा पढ़ा पा रहा है, अपनी इच्छाएं पूरा कर पा रहा है। महिलाओं का यह है कि साड़ी, बिंदी, लिपस्टिक खरीद पाती हैं वो त्योहार पे, मोबाइल रिचार्ज करा पाती हैं लड़कियां। तो अगर इसकी स्वतंत्रता उन्हें मिल जाती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे बदलाव देखने को मिलता है। अंजलि जी, कोई एक ऐसी कहानी जो आपके दिल में छू गई हो, जिसकी आपकी वजह से जिसके जीवन में बदलाव आया हो? कोई ऐसी महिला या किसी लड़की की कहानी जिसमें आपको लगा कि हाँ, मैंने ये काम किया, तो ये एक स्टोरी है जो आज भी आपके दिल के करीब है बहुत ज़्यादा? ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, बट अभी लेटेस्ट बताऊं, पिछले साल की मेरी एक बहुत पुरानी कर्मी हैं, संतोषी नाम है उनका। उनके भाई की डेथ हो गई और भाभी की भी डेथ हो गई कोरोना में। तो उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे रह गए उनके पास। तो अब वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे उनको पालें, कैसे परवरिश करें, कहाँ से इतना पैसा आएगा 2-2 बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाने का। तो वहाँ पर मैंने नहीं कहूँगी, हमने लगकर जो है एक
बाल विकास योजना के अंतर्गत उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाया और 1 महीना तब बीता होगा जब कि वो बच्चों का पैसा सैंक्शन हो गया और 4-4 हज़ार रुपये महीना उन दोनों बच्चों को मिलने लग गया, जिससे आज वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। संतोषी की भी मदद है, उनको भी रखने में कोई एतराज़ नहीं है, बच्चे घर के घर पे हैं और वो भी खुश होती है। तो वो मेरे लिए ऐसे छोटे-छोटे अचीवमेंट्स हैं जो बहुत मायने रखते हैं लाइफ में। साइना हैं, साइना ने पैसे बचा-बचा के अपना घर बनवाया, आज बहू लाने की तैयारी कर रही हैं वो। तो कहती हैं कि हाँ, सब कुछ यहीं से हुआ। प्यारी जी हैं, उनका बच्चे छोटे थे, वो स्कूल में अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्होंने पढ़ा पाया और आज वो बच्चे उनके हमारे यहाँ ही जॉब कर रहे हैं और एक इम्पोर्टेंट पद पर हैं, काम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, सब एक साथ बताना तो मुश्किल है। नहीं, बहुत मतलब अभी ही आपने मतलब मुश्किल से 2-3 मिनट में 3 स्टोरीज़ हमको बता पाए और वही है ना, जब सामने से हम देखते हैं कि हमने कोई काम किया और उसका बदलाव जब हम तुरंत देखते हैं तो एक मन में अलग सा सेटिस्फेक्शन होता है कि जो 3 संतोषी, प्यारी या सायनिया की आपने कहानी बताई है, ये बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करेंगी कि अगर शायद वो आपके साथ इस काम में नहीं जुड़ते, तो वही है ना कि वही सेम चीज़ हम अगर किसी परेशानी या किसी दुख में होते हैं तो हम उसका दुख मनाते रहते हैं बट हम उसके लिए कुछ काम नहीं करते। बट शायद जब किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम जुड़ते हैं जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और जब बहुत सारे लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं तो वहीं से शायद कुछ चीज़ें निकल के आ पाती हैं कि आप भी शायद। मैं यही बताना चाहूँगी कि 15 साल में पैसा पता नहीं कमाया हो चाहे ना कमाया हो, ज़रूरत भर का काम कोई नहीं रुके, बट नाम और लिंक्स इतना कमाया है कि कोई कहीं का भी रेफरेंस मांगता है तो वो हम दे पाते हैं, चाहे वो पागल खाने का हो, चाहे जेल में का हो, चाहे किसी बड़े अस्पताल में दिखाने का हो, चाहे किसी ऑफिस में कोई काम हो, तो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लिंक निकाल के और वो काम को कर पाते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई सारी महिलाओं को ये पता है कि हम उनके घर की शादी ब्याह में जाएं या ना जाएं, बट अगर कोई दुख पड़ा है तो वहाँ पर उनको हमारा सपोर्ट मिलेगा और हर मुमकिन सपोर्ट मिलेगा, ये वो अच्छी भरी बातें जानते हैं। तो कभी-कभी एक मतलब ना वैलिड बात भी वो मुझसे करने आते हैं कि घर का बंटवारा करना है या ये, जैसे कभी-कभी मुझे लगने लगता है अपने डॉक्टरी जाँच वो मुझे दिखाने आता है तो मैं कहती हूँ कि मैं डॉक्टर ही लगा लेती हूँ आगे। तो ये सब उनको पता है। इस लिंक की वजह से बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग जुड़ते जा रहे हैं, जैसे मेरी एक भांजी है, बट वो यहाँ की एक तरीके से जूट फॉर लाइफ की डॉक्टर हो गई है। इन महिलाओं को रोज़ किसी ना किसी को जो प्रॉब्लम होती है तो वो हेल्प करती है। डॉक्टर अर्चना कनौडिया हैं जो कि IVF स्पेशलिस्ट हैं, उनसे मैं कभी आधी रात में भी कोई दवा पूछ लूँगी तो वो मुझे बेहिचक तुरंत व्हाट्सएप करके बताती हैं। तो इस तरीके के लोग हैं जो आपके लिए हर संभव प्रयास करते हैं और आपके अच्छे काम में वो भी अपना अच्छा काम का सहयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। शायद वो छोटी-छोटी बातों को आपके सामने इसलिए रखते हैं कि उनको लगता है कि आप उनके परिवार का हिस्सा हो, है ना? तो वो छोटी से छोटी चीज़ों को चाहते हैं कि आप उनको सुलझाएँ, है ना? तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपने बहुत अच्छा बात कहा कि पैसे कमाए हों या नहीं कमाए हों, बट आपने इतना विश्वास और इतने लोगों का साथ कमाया है, जो बहुत खूबसूरत है। आज के टाइम पर मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, है ना? ये लॉन्ग लास्टिंग है। ये लॉन्ग लास्टिंग है जी। हमको हमेशा मोटिवेट करता रहता है आगे बढ़ने के लिए। अभी फ्यूचर के क्या और आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि हाँ बताना चाहिए, कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हाँ हम इस पर और काम कर रहे हैं? हम जूट के हैंडलूम पर भी बढ़कर काम करना चाहते हैं, जूट में फ्यूजन लाना चाहते हैं। अभी हम जूट के बैग्स के ही स्पेशलिस्ट बन के रह गए हैं। जूट की ज्वेलरी हमने लॉन्च की, वो एक्सपोर्ट आइटम है, तो वहाँ पर भी उसको बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिलाना अभी बाकी है उस स्तर पे। और फ्यूजन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी एक्सपोर्ट मार्केट में हमने टच भी नहीं किया, इनफैक्ट हम ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है एक्सपोर्ट करने में। हमारे देश में ही बहुत ज़्यादा काम है जिसमें हम लोग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। स्काई इज़ द लिमिट यहाँ पे जूट के अगर कपड़े की बात करें तो। इनफैक्ट
आज ही मेरे पास एक कॉल आया। मेरा इंस्टा पे रील देखकर मुझे हैदराबाद से कोई एक लेडी बार बार फ़ोन कर रही थी, अपने बैग का सैंपल भेज रही थी। और आज वो कल रात में मैसेज आया है कि मेरी जो ओनर है वो कनाडा से आपसे बात करना चाहती है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या रेफरेंस में बात करना चाहती है। तो उसने कहा कि वो ना आपको स्टोरी बताएगी अपनी कि वो यहाँ क्या लॉन्च करी है। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ होगा। तो बट आज सुबह कॉल आया और मेरी बात हुई कनाडा से। कनाडा में है वो लेडी और वो यहाँ पर कुछ अपना ब्रांड लॉन्च कर रही थी उन महिलाओं के लिए जिनका बीएमडी और बोन डेंसिटी कम हो जाती है। तो कोई उनका स्टूडियो ओपन हो रहा है हैदराबाद में, पायरेट्स ऑफ शियो करके उनका नाम है। तो वो उन्होंने बताया कि मैं इस स्टूडियो में सिर्फ महिलाओं को ही करना चाहती हूँ और इससे जुड़ा हुआ जो सामान होगा, चाहे वो बैग हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से लूँगी जो कि महिला प्रधान होगी। और हमने आपका रील जो है इंस्टा पे देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए हम आपसे कनेक्ट कर रहे हैं और बात आगे फाइनल होगी और अभी हम लोग का सैंपल्स जा रहे हैं, फिर आगे ऑर्डर के लिए फाइनल हो गया। वही तो है। इस तरीके से लोग जुड़ते ही चले जाते हैं आपके साथ। कई लोग चाहते हैं कि महिलाओं अगर महिला लीडर है तो वो लोग भी इस एक्सपेक्ट को देख पाते हैं कि अगर कोई महिला किसी काम से जुड़ी है और उसको एज अ लीडर लेके आगे जा रही है तो बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं जो जुड़ते हैं। बच्चों की पढ़ाई है, जो आपने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जोड़ी कि वो लोग अपने तरह से एक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग भी पीछे जो है ना चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें। तो कहीं ना कहीं शायद ये सारी फीलिंग ऊपर भी पहुंच रही है डिवाइन में और आपसे लोग कनेक्ट करते चले बिल्कुल जा रहे करें। हैं। और क्या आप समझेंगे इस बात से बताइए? ना मैं उन्हें जानती हूँ, ना वो मुझे जानते हैं, बट सिर्फ हाँ। कनेक्ट हो रहे हैं लोग। जी, आप आजकल की मतलब जो लड़कियां हैं बड़ी हो रही हैं, लड़कियां भी लड़के भी, तो ये यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आजकल जो साइबर क्राइम हो रहा है, हर पल कोई आपको देख रहा है, आपके संग फ्रॉड करने के लिए एक लोग हैं ऊपर जो आपको आप पर नज़र रख के और आप पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो हमारी आने वाली जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि हम लोग टोटल अपना टाइम जो है इस लैपटॉप और मोबाइल के अंदर ही हैं। हम भी, हमारा नेटवर्क ऑन रहता है, हमारे बैंक अकाउंट्स, हमारा हर कुछ है, छोटी बड़ी चीज़ हमारी इससे लिंक है। तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरा ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा-सा आगे भागने की दौड़ में आप कहीं अपने कल्चर और संस्कृति को ना पीछे छोड़ दें, उसका ध्यान रखें क्योंकि माँ-बाप और हमारे बड़े जो हमारे जिस तरीके से उन्होंने पाला है, जिस अपनी संस्कृति को बचा के रखा है, उसको जाया ना जाने दें। आगे आगे बढ़ना में गलत नहीं है, लेकिन अपनी संस्कार, मर्यादाएँ वो आपको जो है हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए। जो करें अपने हद में करें, शिक्षा अच्छी प्राप्त करें। सोशल मीडिया के लिए ये कहना चाहूँगी कि उसमें समय गँवाने से अच्छा है कि उससे कमाएँ आप और कुछ ऐसे इतना अच्छा अर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उसमें, आप उसको यूटिलाइज़ करें, ना कि सिर्फ़ अपनी उँगलियाँ चला के अपना समय को व्यर्थ करें। पैशन को प्लेज़र को आप पेन में ना बदलें, आपको पता भी नहीं चल रहा है लेकिन कहीं न कहीं वो आपको बहुत आघात पहुँचा रहा है। इस बात का ध्यान रखें, यही कहना चाहूँगी। कुछ ऐसी महिलाओं को मैं चाहती हूँ कि आप संदेश दीजिए जिनको लगता है कि वो शायद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि एक ज़रा सी चीज़ से वो अपने जीवन में बदलाव ला सकती हैं? सिर्फ़ आपको एक हिम्मत करनी है, हिम्मत ऐसी करनी है, एक तिनका भर हिम्मत करनी है, सिर्फ़ एक कदम बढ़ाना है, फिर वो कदम कहीं पे भी जा सकते हैं। वो कदम आपने बढ़ाना पड़ेगा। आपको वो हिम्मत करनी पड़ेगी और सबको फिर मनाना, शिकवे, शिकायत ये सब चलता रहेगा। लेकिन अगर आप डटी रही अपने दिमाग से, अपने दिल से और अपने दृढ़ निश्चय से तो आप कहीं भी कुछ भी प्राप्त कर सकती हैं। और आप हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं गाइडेंस के लिए कि हम क्या करें, किस फ़ील्ड में जाके काम करें, कहाँ आपका इंटरेस्ट है, क्या वो संभव है या नहीं संभव है। अपने आप को अपडेटेड रखिए,
ताकि आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पता चले। सरकार बहुत कुछ कर रही है और सच बता रही हूँ, बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं जिससे आपके सारे काम सफल हो सकते हैं। सिर्फ हम अज्ञानता के वश जो है वो हम आगे नहीं बढ़ पाते कि अरे कौन हमें पैसा देगा, क्या होगा, कैसे होगा, हम इसी में रह जाते हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे तो अपने घर पे कहेंगे, आपको कोई मुँह पे कुछ कहने नहीं आने वाला। और कहेगा तो भगवान ने 2 कान दिए हैं आपको, इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए और जो मन करे वो करिए। अपने पैशन को जिए, अपनी परेशानियों का कोई परेशानी स्थिर नहीं है, आज है, कल नहीं होगी, कल होगी, फिर नहीं होगी, इस तरीके से चक्र चलता रहेगा, यही जीवन है। किसी की भी, चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे किसान हो, किसके किसके जीवन में बादल नहीं आते, किसके जीवन में धूप नहीं आती, तो हर तरीके की चीज़ें होती हैं। तो सबको पार करना है, सिर्फ रोते रह जाएँगे और परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएँगे। अपने चुनौतियों को अवसर में बदलिए और आगे बढ़िए, यही मैं कहना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात कही आपने ना कि लोग तो कहते ही रहेंगे, है ना, उनकी बातों में अगर हम आ गए तो बस फिर तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। आपने बोला कि अगर आपसे मदद लेना चाहें ना तो पूछ सकते हैं वो कि किस तरीके की योजनाओं में हम जा सकते हैं, तो कोई क्या नंबर है जो आप शेयर करना चाहोगे? हाँ, आप नोट कर सकते हैं 8234025690, ये हमारे ऑफिस का नंबर है। आप कभी भी इस पे कॉल करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जो आप जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, आपने बहुत छोटे समय में आपने इतनी चीज़ें बताई हैं ना जो जैसे गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में लोग नहीं जानते हैं। और वही है कि सरकार जो NRLM है, लाइवलीहुड मिशन, जिसका जिक्र भी आपने अपने अनुभव में बताया भी, कि उसके माध्यम से कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लोग पता कर सकते हैं कैसे महिलाओं का ग्रुप किस तरीके से जूट का है या डिफरेंट टाइप के काम है, मधुमक्खी पालन है और भी कई तरीके के काम है जिनके थ्रू वो रोजगार से जुड़ सकते हैं। तो आज अंजलि जी के साथ में हम लोगों ने उनके जीवन के अनुभवों को सुना, वो क्या काम कर रही हैं वो जाना और कैसे उन्होंने अपने जीवन को बदला है, मतलब उन्होंने भी कहीं ना कहीं ज़ीरो से शुरुआत किया है। तो मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ कि जब अंजलि जी कर सकती हैं तो उनके जैसे बहुत सारी महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, कि पहला कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे ही आप हिम्मत करके पहला कदम आगे बढ़ाते हैं वैसे ही लोग भी आ जाते हैं आपको मदद करने के लिए। तो आज के एपिसोड से मैं विदा लेती हूँ और अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब में जाएं, कुछ अनकही कहानियाँ के नाम से मेरा पॉडकास्ट है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले शुक्रवार एक नए शीरोज ऑफ सोसाइटी के साथ में। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और के साथ में उनकी कहानी को लेकर मेरे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। थैंक यू।